हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 हिंदी मल्हार एक टोकरी भर मिट्टी पार्ट 6 के प्रश्न उत्तर का दूसरा भाग। पहला भाग मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, आपने वीडियो देख ली होगी, और आज है इसका दूसरा भाग। इस वीडियो में है मुहावरे से आगे के सभी प्रश्नों के उत्तर। अगला प्रश्न है मुहावरे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। इस वाक्य में मुहावरों की पहचान करके उन्हें रेखांकित कीजिए। तो इस लाइन में कौन सा मुहावरा है? बाल की खाल निकालना। इस मुहावरे को रेखांकित करना है, तो बाल की खाल निकालना, इसे हम रेखांकित कर देते हैं, इसके नीचे लाइन खींच देते हैं। और दूसरा मुहावरा है इसमें थैली गरम करना, तो इसे भी हमने रेखांकित कर दिया। इनका अर्थ भी जान लेते हैं। बाल की खाल निकालना, इसका अर्थ होता है बहुत बारीकी से जांच पड़ताल करना। दूसरा मुहावरा थैली गरम करना, इसका अर्थ है रिश्वत देना। और प्रश्न है बाल शब्द से जुड़े निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बना। बाल बांका ना होना, कुछ भी कष्ट या हानि ना पहुंचाना। बाल बराबर बहुत सूक्ष्म छोटा। बाल बराबर फर्क होना, जरा सा अंतर होना। बाल बाल बचना, कोई विपत्ति आने या हानि पहुंचने में बहुत थोड़ी सी कमी रह जाना। पहला मुहावरा हमें यहाँ पर दिया हुआ है बाल बांका ना होना। जिसकी रक्षा ईश्वर करते हैं उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। दूसरा है बाल बराबर, उसकी हड्डी में बाल बराबर दरार आ गई है। बाल बराबर फर्क होना, रमेश और रवि दोनों के अंकों में बाल बराबर फर्क ही था, किंतु फिर भी रमेश ने प्रथम आकर बाजी मार ली। बाल बाल बचना, विमान दुर्घटना में सभी यात्री बाल बाल बच गए। अगला प्रश्न है काल। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाई। इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पका रही हूँ। तो इसमें जो पीछे के 3 शब्द आए जिन्हें हम क्रिया शब्द कहते हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ रेखांकित शब्दों से पता चल रहा है कि कार्य होने का समय या काल, काल का मतलब होता है समय, तो जो काम करने का समय है वो बदल रहा है। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि काम कब पूरा हुआ है, कब पूरा होगा या होने वाला है या हो रहा है, उन शब्दों को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल, यह बताता है कि कार्य पहले ही हो चुका है। वर्तमान काल, यह बताता है कि कार्य अभी हो रहा है या सामान्य रूप से होता रहता है। भविष्य काल, ये बताता है कि कार्य आने वाले समय में या भविष्य में होगा। अब हमें प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को वर्तमान और भविष्य काल में बदलिए। इसका मतलब ये सारे के सारे वाक्य हमें भूतकाल में दिए गए हैं और हमें इससे बदलना है वर्तमान काल में और भविष्य काल में। काल का पहला वाक्य हमें दिया हुआ था, वह गिड़गिड़ाकर बोली, तो इसे हमने बदला है वह गिड़गिड़ाकर बोल रही है, वो गिड़गिड़ाकर बोलेगी। दूसरा वाक्य हमें दिया हुआ है श्रीमान ने आज्ञा दे दी, तो इसे हमने बदला है वर्तमान काल में श्रीमान आज्ञा दे रहे हैं और भविष्य काल में श्रीमान आज्ञा देंगे। तीसरा वाक्य है उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, इसे हमने बदला है वर्तमान काल में उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है और भविष्य काल में उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहेगी। चौथा वाक्य हमें दिया हुआ है जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई,
इसका वर्तमान काल बनाया हमने, जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हो रही है। और दूसरा भविष्य काल में बदलेगा ये, जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा होगी। अगला वाक्य हमें दिया हुआ है, उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। तो इसका वर्तमान काल होगा, वे वृद्धा से क्षमा मांग रहे हैं और उसकी झोपड़ी वापस दे रहे हैं। और इसे भविष्य काल में बदलेंगे, वे वृद्धा से क्षमा मांगेंगे और उसकी झोपड़ी वापस दे देंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है, वचन की पहचान। उनके मन में कुछ दया आ गई, उनकी आंखें खुल गईं। ऊपर दिए गए रेखांकित शब्दों में क्या अंतर है और क्यों? देखिए, पहली लाइन में जो दिया है, उनके मन में कुछ दया आ गई, वहाँ सिर्फ गई लिखा हुआ है। और दूसरी लाइन में जो गई है, आंखें खुल गई, उसमें गई के ऊपर बिंदी है। इसे ध्यान से देखिए आप, इस गई पर बिंदी है और इस गई पर बिंदी नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी है। और ये अंतर क्यों है, आपस में चर्चा करके बताइए। आपने ध्यान दिया होगा कि शब्द में एक अनुस्वार भर के अंतर से उसके अर्थ में अंतर आ जाता है। अनुस्वार यानी बिंदी की बात की ना मैंने, ये बिंदी, इसे कहते हैं अनुस्वार। तो ये जो अनुस्वार लगा हुआ है, इसी से देखो कितना गहरा अंतर आ गया है। अब अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो बिना बिंदी वाला, बिना अनुस्वार वाला गई है, वो एक वचन के लिए आता है, सिंगल के लिए आता है। और जो बिंदी वाला, अनुस्वार वाला गई है, वो बहुवचन के लिए आता है, यानी प्लूरल वर्ड के लिए आता है। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द भरिए। अब हमें नीचे भरना है। यहाँ हमें दिया हुआ है, वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई या गई, ये आएगा गई, कोई बिंदी नहीं आएगी इसमें, क्योंकि वृद्धा इकलौती है। वृद्धा गिड़गिड़ाकर बोली, कोई बिंदी नहीं आएगी, बोली। पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है, कोई बिंदी नहीं। उसकी आँखों से आंसू की धारा बहने लगी थी, कोई बिंदी नहीं। उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर ले आई। झोपड़ी में बसी पुरानी यादें वृद्धा को रुला गईं, ये बहुवचन है, इसमें बिंदी आएगी। पाठक देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी टोकरी ने बड़े बदलाव ला दिए हैं, बिंदी, क्योंकि बड़े बदलाव यानी बहुवचन की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, कहानी की रचना। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज नाराज ना हो तो इस पंक्ति में लेखक ने जानबूझकर वृद्धा की कही हुई बात को आधा छोड़ दिया है। बात को आधा छोड़ने के लिए डैश 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 का उपयोग किया गया है। इस प्रकार के वाक्यों और प्रयोगों से कहानी का प्रभाव और बढ़ जाता है। अनेक बार कहानी में नाटकीयता लाने के लिए भी इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। आपको क्या करना है कि इस कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, उन्हें अपने समूह के साथ मिलकर ढूंढिए और उनकी सूची बनाइए। और ख प्रश्न है, इस कहानी की कुछ विशेषताओं को नीचे दिया गया है, इसके उदाहरण कहानी में से चुनिए। अब आपको कहानी की विशेषताएं बताई हैं, तो ये विशेषताएं कहानी की किस पंक्ति में हैं, ये आपको यहाँ चुनकर लिखना है। कहानी की रचना में यहाँ पर हमें दिया हुआ है, कहानी की विशेषताएं दे रखी हैं और यहाँ हमने कहानी में से उदाहरण ढूंढकर लिखे हैं। पहली विशेषता हमें दे रखी थी प्रश्नोत्तरी शैली। कहानी में ऐसे प्रश्न हैं जो पाठक को सोचने पर विवश कर देते हैं। तो हमने इसके लिए जो वाक्य ढूंढे हैं कहानी में से, वो है, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठाएंगे। यह प्रश्न पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि अन्याय का बोझ कितना भारी हो सकता है। दूसरी विशेषता यहाँ दी गई थी वर्णनात्मकता।
लेखक ने जगहों और भावनाओं का ऐसा चित्र खींचा है कि पाठक दृश्य को देख सकता है। तो इसका उदाहरण हमने लिया है, उस झोपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। इस पंक्ति में झोपड़ी के प्रति वृद्धा के जुड़ाव का मार्मिक वर्णन है। तीसरी विशेषता कहानी की बताई गई है, भावनात्मकता। कहानी में करुणा, पछतावा और प्रेम जैसे गहरे भाव दिखते हैं। तो इसका उदाहरण हमने लिया है, जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। यहाँ करुणा और दुख की गहराई स्पष्ट झलकती है। चौथी विशेषता दी गई है, संवादात्मकता। पात्रों के संवादों से कहानी आगे बढ़ती है और प्रभावी बनती है। तो इसका हमने उदाहरण लिया है, महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। वृद्धा और जमींदार के संवादों से ही कहानी आगे बढ़ती है और प्रभावी बनती है। अगली विशेषता है नाटकीयता। कुछ दृश्य इतने प्रभावशाली हैं कि वे नाटक जैसे लगते हैं और इसका हमने उदाहरण लिया है, ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। यह दृश्य अत्यंत नाटकीय और प्रतीकात्मक है। छठी विशेषता हमें दे रखी है, चरित्र चित्रण। पात्रों के गुण, स्वभाव और मन की स्थिति स्पष्ट रूप से दिखती है। तो इसका उदाहरण हमने लिया है, जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर वृद्धा के वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। जमींदार के व्यवहार में आए बदलाव से उनके चरित्र का गहरा चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है, शब्दकोश का उपयोग। आप जानते ही हैं, हम शब्दकोश का प्रयोग करके शब्दों के विषय में अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शब्दकोश यानी डिक्शनरी। नीचे कुछ शब्दों के अनेक अर्थ शब्दकोश से चुनकर दिए गए हैं। हिंदी की डिक्शनरी भी आती है, आप लोगों के पास होगी। इन शब्दों के जो अर्थ इस कहानी के अनुसार सबसे उपयुक्त हैं, उपयुक्त यानी सही हैं, उन पर घेरा बनाइए। शब्दकोश डिक्शनरी और उपयुक्त मतलब सही। पहली लाइन में हमें दिया हुआ है, श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, और रेखांकित शब्द का अर्थ है पुरुषों के नाम से पूर्व आदर सूचनार्थ लगाया जाने वाला शब्द। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा वाक्य हमें दिया हुआ है, पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। कन्या का अर्थ है लड़की। तीसरा वाक्य है, जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। अब यहाँ पर है महल। महल का क्या अर्थ है? राजा या रईस आदि के रहने का बहुत बड़ा और बढ़िया मकान। तो ये हम अंडरलाइन कर देंगे। चौथा वाक्य दिया हुआ है, वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। तो जमाने का क्या अर्थ है? काल, बहुत अधिक समय, अवधि, युग। पांचवा वाक्य दिया है, यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। तो आधार का अर्थ हमें बताना है। आधार का अर्थ है सहारा, आश्रय देने वाला, पालन करने वाला। अगला प्रश्न है, भावों की पहचान। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से माफ़ी मांगी। कहानी की इस पंक्ति से कौन कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं? सही पहचाना। इस पंक्ति से पश्चाताप और क्षमा के भाव प्रकट हो रहे हैं। अब नीचे दी गई पंक्तियों में प्रकट हो रहे भावों से उनका मिलान कीजिए।
यहाँ पर पंक्तियाँ भी दे रखी हैं और उनके कुछ भाव दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है कि इन पंक्तियों को मिलाना है उनके सही भाव के साथ। पहली पंक्ति है, वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं ये टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। इसमें कौन सा भाव है? इसमें है लज्जा का भाव, जो हमें दे रखा है 10 नंबर पर नीचे। ये भाव है यहाँ पर, ये लज्जा, पछतावा। दूसरी पंक्ति है, वृद्धा की उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। तो इसका मिलान हम करेंगे बोध, आत्म ज्ञान के साथ। तीसरी पंक्ति है, उनके मन में कुछ दया आ गई, और ये भाव है करुणा और दया का भाव। अगली पंक्ति है, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। इसका मिलान हम करेंगे आस्था, विश्वास के साथ। अगली पंक्ति है, महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है और इसका मिलान होगा विनम्रता और विनय के साथ। अगली पंक्ति है, अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी, और इसका मिलान हम करेंगे ममता और स्नेह के साथ। अगला प्रश्न है, जमींदार साहब धन मत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। इसका मिलान होगा अहंकार और घमंड के साथ। अगला वाक्य हमें दिया हुआ है, उस झोपड़ी में उसका मन ऐसा कुछ लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना ही नहीं चाहती थी, और इसका मिलान हम करेंगे जुड़ाव और मोह के साथ। अगला वाक्य है, जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के वह फूट फूट कर रोने लगती थी, और इसका मिलान हम करेंगे दुख और पीड़ा के साथ। और अंतिम वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया, और इसका मिलान होगा क्रूरता और अन्याय के साथ। अगला प्रश्न है, वाक्य विस्तार। वृद्धा पहुंची, यह केवल 2 शब्दों से बना एक वाक्य है, लेकिन हम इस वाक्य को बड़ा भी बना सकते हैं। वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची, ये भी हो सकता है इस वाक्य का मतलब। अब बात कुछ अच्छी तरह समझ में आ रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हमने कर लिया इस वाक्य के अंदर, तो बात पूरी तरह से समझ में आ रही है। किंतु इसी वाक्य को हम और भी विस्तार दे सकते हैं, मतलब इस वाक्य को हम और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। कैसे? थकी हुई आंखों और कांपते हाथों में टोकरी लिए वृद्धा धीरे धीरे दरवाजे पर पहुंची। तो जितना ज़्यादा वर्णन करेंगे उतना ज़्यादा बड़ा वाक्य हो जाता है, और दृश्य ज़्यादा स्पष्ट होकर हमारी आंखों के सामने आता है जब हम बड़े वाक्यों को पढ़ते हैं। आगे लिखा है कि अब यह वाक्य अनेक अर्थ और भाव व्यक्त कर रहा है। अब इसी प्रकार नीचे दिए गए वाक्यों का कहानी को ध्यान में रखते हुए विस्तार कीजिए। प्रत्येक वाक्य में लगभग 15 से 20 शब्द हो सकते हैं, तो इन छोटे छोटे वाक्यों को हमें बढ़ाकर विस्तार से लिखना है, लेकिन वो कहानी से ही संबंधित होने चाहिए। जो कहानी हमारे पास है उसी कहानी में से लेकर इन वाक्यों को हमें बढ़ाना है। वाक्य विस्तार के लिए हमें पहला वाक्य दिया हुआ है, एक झोपड़ी थी। तो हमने इसका विस्तार किया, वृद्धा के पास एक झोपड़ी थी, उस पर भी जमींदार ने कानूनी दांवपेच से कब्जा कर लिया। दूसरा वाक्य है, श्रीमान टहल रहे थे, और इसका विस्तार हम करेंगे, एक दिन श्रीमान झोपड़ी के बाहर टहल रहे थे कि इतने में वृद्धा झोपड़ी की मिट्टी लेने टोकरी लेकर पहुंची। तीसरा वाक्य है, वह खाने लगेगी। वृद्धा को पूरा विश्वास था कि उसकी पोती झोपड़ी की मिट्टी से बने चूल्हे पर पकी रोटी देखकर खुश हो जाएगी और रोटी खाना शुरू कर देगी। अगला वाक्य दिया है, वृद्धा भीतर गई, और इसका विस्तार हम करते हैं, जमींदार से अनुमति लेकर वृद्धा झोपड़ी के भीतर टोकरी भर मिट्टी लेने गई। अगला वाक्य है, आगे बढ़ो, और इसका विस्तार हमने ऐसे किया है,
वृद्धा की टोकरी उठाने के लिए जमींदार ने किसी नौकर को नहीं कहा, बल्कि स्वयं ही आगे बढ़े। अगला प्रश्न है संवाद फोन पर। कल्पना कीजिए कि यह कहानी आज के समय की है। जमींदार वृद्धा की पोती को समझाना चाहता है कि वह जिद छोड़ दे और भोजन कर ले। उसने पोती को फोन किया है। अपनी कल्पना से दोनों की बातचीत को लिखिए। इसका उत्तर है जमींदार, बेटा मैंने सुना है कि तुम जिद करके बैठी हो कि खाना नहीं खाओगी। क्या हुआ मुझे बताओ। वृद्धा की पोती, मुझे मेरी झोपड़ी के चूल्हे की बनी रोटी ही खाने में अच्छी लगती है। जमींदार, अच्छा, लेकिन अब तो लोग मिट्टी के चूल्हे के स्थान पर गैस चूल्हे का प्रयोग करते हैं। इसके लिए ना तो लकड़ियों की आवश्यकता होती है, ना ही धुएं से आंखें खराब होती हैं। तुम्हारी दादी को भी लकड़ियां लेने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वृद्धा की पोती, सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। दादी बाहर नहीं जाएगी तो थकेगी भी नहीं और उनकी आंखें भी नहीं जलेंगी। जमींदार, बिल्कुल सही। अब तो अपनी जिद छोड़कर खाना खाओगी ना। वृद्धा की पोती, जी बिल्कुल, आप फ़ोन रखिए, मुझे जोरों की भूख लगी है। दूसरा प्रश्न है इसमें, कल्पना कीजिए कि जमींदार और उसका कोई मित्र वृद्धा की झोपड़ी हथियाने के बारे में मोबाइल पर लिखित संदेशों मैसेज भेज करके चर्चा कर रहे हैं। मित्र उसे समझा रहा है कि वे झोपड़ी ना हड़पे। उनकी इस लिखित चर्चा को अपनी कल्पना से भाव मुद्रा के साथ लिखिए, यानी इमोजी भी बनानी है आपको। इमोजी के साथ लिखना है, जैसे व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं ना तो इमोजी बनाकर भेजते हैं फ्रेंड्स को, ऐसे ही आपको ये करना है। और यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं, मित्र इस विचार को छोड़ दो, तुम्हें आखिर किस बात की कमी है, और ये वाली इमोजी भेज रखी है। तो जमींदार गुस्से वाली इमोजी भेजता है, मुझे तुमसे उपदेश नहीं सुनना है। तो इस तरह की कन्वर्सेशन उनकी बनानी है, बातचीत आपको लिखनी है। इसका उत्तर है, मित्र इस विचार को छोड़ दो, तुम्हें आखिर किस बात की कमी है। जमींदार, मुझे तुमसे उपदेश नहीं सुनना है। मित्र, लेकिन वह एक वृद्धा है, अनाथ है, उसका घर छीन लोगे तो वह कहाँ जाएगी। जमींदार, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं अपने अहाते को बढ़ाना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है। मित्र, यह गलत नहीं, अमानवीय है। सोचो अगर उस वृद्धा के बदले में तुम्हारी माँ होती तो। जमींदार, तुम भावनात्मक बातों से मेरा इरादा बदल नहीं सकते। मित्र, एक बार गहराई और शांति से सोचो, कहीं एक दिन यही बात तुम्हें शर्मिंदा ना करे। जमींदार, शायद तुम सही कह रहे हो। मित्र, यही समझदारी है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। जमींदार, ठीक है, मैं उससे माफ़ी मांगकर झोपड़ी वापस दे दूंगा। आगे दिया हुआ है पोती की भावनाएं। मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। कहानी में वृद्धा की पोती एक महत्वपूर्ण पात्र है, भले ही उसका उल्लेख केवल 1-2 पंक्तियों में ही हुआ हो। कल्पना कीजिए कि आप ही वह पोती हैं, मतलब आप अपने आप को वृद्धा की पोती मान लीजिए जो 5 साल की है। आपको अपने घर से बहुत प्यार है। अपने घर को बचाने के लिए जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ हम लिख रहे हैं जिलाधिकारी को पत्र। पोती की भावनाएं। सेवा में जिलाधिकारी महोदय, JK पुरम, नई दिल्ली। दिनांक और इसके बाद विषय अवैध कब्जे से संबंधित। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं विकासपुरी की निवासी हूँ। मैं यहाँ अपनी दादी के साथ अपने घर में रहती हूँ, किंतु पिछले महीने से हमारे सामने वाले मकान मालिक हमारे घर पर कब्जा करना चाहते हैं। वे हमारे घर में 2 बार ज़बरदस्ती घुस आए थे। उन्हें लगता है कि वे जोर ज़बरदस्ती से हमें परेशान करके हमारा घर हथिया लेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारी इस मुसीबत की घड़ी में मदद करें तथा उस मकान मालिक के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। आशा है आप अवश्य ही कोई कदम उठाएंगे। हम आपके सदा
आभारी रहेंगे। धन्यवाद। भवदीय, रिदम, जेकेपुरम, नई दिल्ली, मोबाइल नंबर। और यहाँ दूसरा प्रश्न हमें दिया है कि मान लीजिए कि वृद्धा की पोती दैनंदिनी लिखती है। दैनंदिनी यानी डायरी, डेली डायरी अपनी लिखती है। कहानी की घटनाओं के आधार पर कल्पना कीजिए कि उसने अपनी डायरी में क्या लिखा होगा। स्वयं को पोती के स्थान पर रखते हुए डायरी लिखिए। आपको अपने आप को ही वृद्धा की पोती समझ करके पहले तो जिलाधिकारी को पत्र लिखना था और अब डायरी लिखनी है। रोज की रोज डायरी आप लिख रहे हैं। और उदाहरण के लिए आपको ये दिखा रखा है, 2 मई आज दादी घर पर आई तो बहुत परेशान थी, मैंने बहुत पूछा, उन्होंने बताया। तो इस तरह से आपको लिखना है अपनी डायरी में। और यहाँ पर है मेरी दैनंदिनी। दैनंदिनी मतलब मेरी डायरी। 2 मई की तो हमें दी हुई थी। आज दादी घर पर आई तो बहुत परेशान थी, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि श्रीमान जमींदार ने उन्हें कहा है कि वे अपने महल के अहाते को हमारी झोपड़ी तक बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने पहले भी दादी को अपनी झोपड़ी हटाने के लिए बहुत बार कहा था, पर दादी नहीं मानी थी। दादी ने मुझे बताया कि उनकी बहुत सी यादें इस झोपड़ी से जुड़ी हुई हैं, जैसे मेरे दादा, पिताजी और माँ। इन तीनों के साथ दादी ने यहाँ खुशी के दिन बिताए हैं और उनके लिए ये यादें बेहद अनमोल हैं। वे तीनों इसी घर में चल बसे थे। दादी तो मुझे बताते बताते ही फूट फूट कर रो पड़ी थी। दादी अंदर से टूट चुकी है। उन्हें लग रहा है कि जमींदार किसी भी तरह से हमारी झोपड़ी हथिया ही लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि हमारा घर हमसे ना छीना जाए, दादी पर और कोई परेशानी ना आए। कोमल साहू। आगे है पाठ से आगे आपकी बात। कहानी में वृद्धा की पोती अपने घर से बहुत प्यार करती थी। आपके घर से अपने लगाव का अनुभव बताइए। आपको भी तो अपने घर से प्यार होगा ना, तो वो अनुभव आपको बताना है। मुझे मेरा घर बहुत प्रिय है। यहाँ मैं सबसे ज़्यादा सुरक्षित, प्यार व खुशी महसूस करती हूँ। मैं यहाँ पर अपने मम्मी पापा और भाई बहनों के साथ रहती हूँ। मेरा जन्म भी यहीं पर हुआ था। इस घर में मेरी बचपन की यादें बसी हुई हैं। त्योहारों और समारोहों पर घर को सजाना मेरा पसंदीदा काम है। ये मेरे दिल के बहुत करीब है। अगला प्रश्न है, क्या कभी आपको किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति से इतना लगाव हुआ है कि उसे छोड़ना मुश्किल लगा हो? अपना अनुभव साझा कीजिए। हाँ, मुझे इतना लगाव शिमला से हो गया था कि उसे छोड़ना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। मैं अपनी मम्मी के साथ शिमला गई थी। वहाँ मेरी बुआ जी रहती थी। शिमला में उन दिनों सर्दियाँ शुरू हुई थी, बर्फ़बारी हो रही थी। पहली बार मैंने बर्फ़ को गिरते हुए देखा था। सुबह उठे थे तो चारों तरफ सफ़ेद बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी। सच बड़ी ही मुश्किल से मैं वहाँ से अपने घर आ पाई थी। आज भी वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता मुझे अपनी ओर खींचती है। तीसरा प्रश्न बताया है कि कहानी में जमींदार अपने किए पर पश्चाताप कर रहा है। क्या आपने कभी किसी को उनके किए पर पछताते हुए देखा है? उस घटना के बारे में बताइए। यह भी बताइए कि उस पश्चाताप का क्या परिणाम निकला। हाँ, मैंने हमारे साथ वाले घर के मालिक यानी शर्मा अंकल को अपने किए पर पश्चाताप करते देखा है। दरअसल उनकी काम वाली आंटी अपनी बेटी को अपने साथ ले आती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वो कभी कभी अंकल के बेटे की किताबें मांगकर पढ़ लेती थी। दोनों छठी कक्षा में थे। एक बार वह अपनी किताबों से पढ़ रही थी। अंकल ने देखा, उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने उसकी किताब फाड़ दी। उसे बोल भी दिया कि वह अपनी माँ के साथ ना आए। बाद में उनका गुस्सा उतरा तो अगले दिन उन्होंने अपनी कामवाली को बोला कि वो अपनी बेटी को भी लेकर आए। अगले दिन वह बहुत खुश थी और उसने बताया कि शर्मा अंकल ने उसे सॉरी बोला, बहुत प्यार दिया और साथ ही साथ छठी की पूरी किताबें नई लाकर दी। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई काम गुस्से या अहंकार में
किया हो और बाद में पछताए हों। फिर आपने क्या किया, उस अनुभव से आपने क्या सीखा। हाँ, तब मैं 5वीं कक्षा में थी जब मैंने गुस्से में किसी का मन दुखाया था। दरअसल हमारे घर के बगीचे में तरह तरह के रंगों के गुलाब फूल खिले हुए थे। हम बाजार गए हुए थे। जब वापस आए तो देखा हमारे पड़ोस में रहने वाली नेहा ने 10-12 फूल टहनियों समेत तोड़ लिए हैं। मुझे देखते ही बहुत गुस्सा आया और मैंने सारे फूल उससे ले लिए और उसे बहुत बुरा भला भी कहा। बाद में मुझे पता चला कि वह गुलाब के फूल का गुलदस्ता अपनी माँ को उनके जन्मदिन पर देना चाहती थी। बस मुझे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं उसी समय गुलाब के फूलों का गुलदस्ता बनाकर उसे दे आई। वह बहुत खुश हुई और मेरी प्रिय सहेली बन गई। आगे है क्वेश्चन, न्याय और समता। कहानी में आपने पढ़ा कि एक जमींदार ने लालच के कारण एक स्त्री का घर छीन लिया। क्या आपने किसी के साथ ऐसा अन्याय देखा, पढ़ा या सुना है? उसके बारे में बताइए। हाँ, मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि बेटे ने घर के लालच में अपने ही माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। उनसे ज़बरदस्ती घर अपने नाम लिखवाकर उन्हें घर से ही निकाल दिया। ये बहुत बुरी और शर्मनाक घटना है। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि ऐसा व्यवहार। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपके आसपास के लोग क्या क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थितियों का हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए, उनके आगे झुकना नहीं चाहिए। हम अपने आस पड़ोस के लोगों की मदद ले सकते हैं। आसपास के लोगों के बीच जब बात फैलेगी तो अन्याय करने वाला कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेगा। इसके अतिरिक्त हमें देश की न्याय व्यवस्था पर भी विश्वास करना चाहिए। हम पुलिस की सहायता भी ले सकते हैं। सच्ची शक्ति दया और न्याय में है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। सच्ची शक्ति दया और न्याय में ही निहित होती है। शक्ति का अर्थ होता है प्रभाव और नियंत्रण तथा न्याय का अर्थ समानता और निष्पक्षता होता है। दया का अर्थ है दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना और उनकी मदद करना। यदि शक्ति का प्रयोग सिर्फ अपने लाभ के लिए किया जाए तो यह शोषण होता है और यही अन्याय का कारण भी बनता है। लेकिन अगर शक्ति का प्रयोग न्याय और दया के साथ किया जाए तो यह समाज को समृद्ध और मजबूत बनाता है। हमें यहाँ दिया है आज की पहेली। नीचे दिए गए अक्षरों से सार्थक शब्द बनाइए। जैसे इन्होंने यहाँ से टोकरी बनाया है, इन अक्षरों से मिला करके। ये ध्यान रखने वाली बात है कि सीधे में नहीं चल रहे हैं। ट के बाद तो क है, जबकि यहाँ पर ओ की मात्रा लगी हुई है। इसका मतलब इन अक्षरों को आगे पीछे करके हमें बनाना है शब्द। तो दूसरा जो है य आ द, इसमें तो बहुत ही साधारण दे रखा है ये, इसको हम बना देंगे याद। और ये है ई ल ब क, ये हो जाएगा वकील, वकील, ये है वकील। और यहाँ पर है झ ओ ई प ड़ अंग, तो ये मेरे ख्याल से बन जाएगा झोपड़ी, झोपड़ी। और अगला जो है ज द म आ र ई, ये बन जाएगा, ये बनेगा जमींदार, जमींदार, जमींदार। और त आ ई ओ औ क ल, इससे बनता है काल। और कुछ नहीं बन पा रहा है, सब अक्षर बना के देख लिए, काल बनेगा। ये थे क्लास 8 हिंदी मल्हार एक टोकरी भर मिट्टी यानी चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट। पहला हिस्सा मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसे आपने देख लिया होगा। और अगर अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके फर्स्ट पार्ट पर पहुँच जाएंगे। उसे आप पहले देख लीजिए और ये बाद के प्रश्नों के उत्तर का वीडियो है। वीडियो के अंत में आप करिए 4 काम। लाइक का बटन दबाइए, 2 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए,
दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दुर्गा पाल मैम्स क्लास। Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.